हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? ओके स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट देख लिया था। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने कैसे इक्विवेलेंट रजिस्टर फाइंड होगा वो हमने बता दिया था, ठीक है, हमने पढ़ा था ऑलरेडी। तो जो पैरेलल रेजिस्टेंस में जो इक्विवेलेंट पैरेलल केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होते हैं या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो 1/R इक्विवेलेंट पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि करंट डिवीजन। ओके, मतलब जैसा कि हमने यहाँ पे देखा पैरेलल केसेस में क्या होता है कि हर एक रजिस्टर्स जो होते हैं, यानी हर एक रेजिस्टेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो एक ही वो सेम ही पोटेंशियल पे होते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे पोटेंशियल मेरा क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल मेरा ए है, यहाँ पे पोटेंशियल बी है। तो अगर ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो तीनों रजिस्टर्स जो होंगे ना, या तीनों रेजिस्टेंसेज वो सेम ही पोटेंशियल डिफरेंस में होगा वी ए माइनस बी बी पे। और ये वी ए माइनस बी बी कितना होगा, तो वी के बराबर होगा। तो वी पे R1 भी है, वी पे R2 भी है और वी पे R3 भी है। ओके, तो अगर हम लोग इंडिविजुअली, अब हमको अगर करंट निकालना होगा कि I1 करंट कितना होगा, तो अगर आपके पास भी पता है तब तक आप आसानी से निकाल लीजिएगा, ठीक है। और आसानी से निकाल के हम लोग क्या करेंगे, काम कर लेंगे। तो अब कैसे निकालेंगे, तो भी हमको पता है, तो भी इक्वल टू कितना कर लेंगे, तो I1 R1, यानी I1 कितना हो जाएगा, तो करंट V/R1। अब भी आपको पता है, R1 निकाल लीजिएगा, ठीक है। वैसे ही हम लोग इस केस में भी कर सकते हैं, V इक्वल टू I2 R2। तो V इक्वल टू I2 R2 करेंगे, V इक्वल टू I2 R2, तो फिर से हम I2 निकाल सकते हैं इजीली, V/R2, ठीक है। या R3 R3 करेंगे तो I3 भी निकाल सकते हैं, तो V/R3। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो I1 में कितना होगा, I2 भी कितना होगा, I3 होगा। ओके, अदर देन दिस हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एक फार्मूला भी सेटअप कर सकते हैं, जिस फार्मूला का हम लोग क्या बोलते हैं, तो करंट डिवीजन रूल से हम लोग फार्मूले को निकालते हैं, ठीक है। उसको हम लोग ऐसे ही करके निकालेंगे, लेकिन वो डायरेक्ट फार्मूला होगा जिसमें वैल्यू को पुट करोगे और निकल जाएगा। इसमें आपको पोटेंशियल देख के आपको निकालना पड़ेगा। तो दोनों ही जो मेथड है बहुत ही ईजी है, दोनों तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और दोनों तरीके से आपको आना भी चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग करंट डिवीजन रूल देखते हैं कि करंट डिवीजन रूल में क्या है, ठीक है। तो जैसे कि करंट डिवीजन रूल हमने बोला कि B इक्वल टू I1 R1, B इक्वल टू I2 R2 और B इक्वल टू I3 R3, क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस इसी V के अराउंड में है। तो I1 इक्वल टू V/R1 हो गया, I2 इक्वल टू V/R2 हो गया और I3 इक्वल टू V/R3 हो गया। अब मेरा जो इक्विवेलेंट सर्किट था, इक्विवेलेंट सर्किट में क्या था, मेरा B इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट था, ठीक है। अब अगर हमको क्या निकालना है कि I1 हमको देखना है, ठीक है। अगर मान लो कि पोटेंशियल हमको क्या है, पोटेंशियल हमको पता नहीं है, सिर्फ करंट पता है, तो कैसे निकाल सकेंगे, तो इसको क्या करेंगे, V इक्वल टू I R इक्विवेलेंट है, तो हमको I1 निकालना है। तो I1 क्या है, V/R1। तो V को हमको कितना पुट कर देना है, तो I इंटू R इक्विवेलेंट पुट करना है। तो जब I इंटू R इक्विवेलेंट पुट करेंगे तो ये मेरा कितना आएगा, R इक्विवेलेंट कितना है, जितना रेजिस्टेंसेज अगर पैरेलल में होगा उस सारे का R इक्विवेलेंट, ठीक है। कितना हो गया, मेरा V का वैल्यू यहाँ पे डाल दिया, I1 इक्वल टू V/R1 था, तो V का वैल्यू जब हम इसमें यहाँ डालेंगे तो V कितना होगा, I इंटू R इक्विवेलेंट होगा। तो मेरा V के जगह पे हम रख दिए I इंटू R इक्विवेलेंट। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे I1 इक्वल टू कितना था मेरा, तो V इंटू 1/R1 था ना, ये वाला। अब B को क्या कितना रखना पड़ेगा, तो B I इंटू R, तो हम इसमें लिख रहे हैं R इक्विवेलेंट इंटू I और डिवाइडेड बाई R1 था, तो R1 इधर लिख दिए। तो इसको सजाएंगे तो कितना होगा, R इक्विवेलेंट बाई R1 इंटू I। तो यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट बाई, अब इसको क्या करना है, क्योंकि अब पैरेलल का केस है, तो पैरेलल के केस में हम लोग 1/R इक्विवेलेंट निकालते हैं। जो हम लोग जब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो इसको 1/R इक्विवेलेंट पे हमको क्या करना पड़ेगा, सजाना पड़ेगा। तो अगर R इक्विवेलेंट को नीचे कर देंगे तो ये 1/R इक्विवेलेंट में चला जाएगा, ये ऊपर करेंगे तो R इक्विवेलेंट में आएगा, और नीचे वाला 1/R1 है उसको ऐसे सजा दिया, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये है ना, ये R1 तो 1 में ही है, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे, देखो अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसको हम लोग फिर से यहाँ पे लिख रहे हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/R1 इंटू R इक्विवेलेंट, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको क्या करना है कि अगर हम इसको न्यूमरेटर में दिखाएं तो 1/R1 हो जाएगा, ठीक है। और इसको नीचे कर देंगे तो 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये फिर से तरफ जंप करके ऊपर आ जाएगा, तो ये R इक्विवेलेंट बाई R1 हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि R1 1/R1 यहाँ कर दिया न्यूमरेटर में, और जो इसको है 1/R इक्विवेलेंट कर दिया डिनोमिनेटर में। तो बाकी तो ये दोनों सेम ही है, ये दोनों क्या है, सेम ही है। अब ये I का I हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको जब सजाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए, तो I बाई
अब ये क्या निकला मेरा, तो I1 रेजिस्टेंस निकला। तो I1 रेजिस्टेंस इक्वल टू कितना हो गया, तो 1/R1 डिवाइडेड बाई 1/R इक्विवेलेंट इंटू I। ओके, सिमिलरली क्या होगा, I1 की जगह पे हमको क्या लेना है, तो I1 अब आपको सोचना होगा I1 कहाँ पे निकाल रहे हैं, तो R1 रेजिस्टेंस में निकाल रहे हैं। तो अगर हम डायरेक्ट I1 का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो जिस भी रेजिस्टेंस में करंट लिखना चाहेंगे उस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल करके लिख देंगे, डिवाइडेड बाई 1/R इक्विवेलेंट लिख लेंगे। समझ में आ रही बात, ये टोटल R इक्विवेलेंट है इनटू करंट, ये आपका निकल जाएगा उसके उस पर्टिकुलर सेक्टर में करंट का वैल्यू। ठीक है, जैसे I2 निकालना है तो I2 किस में निकाल रहे होंगे, तो R2 में निकाल रहे हैं, तो 1/R2 ऊपर कर देंगे डिवाइडेड बाई 1/R इक्विवेलेंट इंटू टोटल करंट। और अगर I3 निकालना होगा तो 1/R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई 1/R इक्विवेलेंट इंटू टोटल करंट। तो ये कब का केस है, जब मान लो कि अगर पोटेंशियल हमको पता नहीं है, डायरेक्ट अगर करंट दे रखा है और करंट के हिसाब से हमको पर्टिकुलर सेक्टर में कैसे करंट डिवाइड हो रहा है वो निकालने का क्या है तो तरीका है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको एक और तरीके से हम लोग देखते हैं कि मान लो कि यहाँ पे जैसे इसी को है, यहाँ पे I करंट है और इसमें I1 करंट जाएगा, इसमें I2 करंट जाएगा, इसमें I3 करंट जाएगा और इधर मिल जाए फिर से ये I बन जाएगा। ये ऑलरेडी हमको पता है। और I क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3 है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इस वाले मेथड से भी बना सकते हैं कि I1 को क्या करेंगे, तो 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 डिवाइडेड बाई 1/R इक्विवेलेंट इंटू टोटल करंट कर सकते हैं, आसानी से निकल जाएगा। वैसे ही अगर I2 निकालना है तो 1/R2 डिवाइडेड बाई 1/R इक्विवेलेंट, इसको R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा 1/R इक्विवेलेंट डिवाइड इंटू I2। और I3 करना है तो क्या करेंगे, तो 1/R3 डिवाइडेड बाई 1/R इक्विवेलेंट इंटू I। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए, या फिर हम इसको एक तरीके से और देख लेते हैं, कैसे भाई, तो देखिए, तो क्योंकि ये पैरेलल कंडीशन है तो क्या है, मेरा पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो B इक्वल टू IR से I इक्वल टू V/R लिख सकते हैं। और क्योंकि B कांस्टेंट है तो हम एक रिलेशन बना सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, यानी I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब अगर हम हर एक सेक्टर में बात करेंगे I1, I2 और I3 में, तो ये किस में है, R1, R2, R3 में है, यानी जो करंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, मतलब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उस सेक्टर में करंट जो होगा उतना कम जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें ऐसे देखें कि मान लो कि अगर इसी 3 रजिस्टर के लिए हमको करंट डिफाइन करना हो तो I1 इज टू I2 इज टू I3 वो कितना हो जाएगा, 1/R1 इज टू 1/R2 इज टू 1/R3। ठीक है, तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं। अब इसको सपोज मान लो कि अगर हम डायरेक्ट डेटा में करें, वो डेटा में कैसे आएगा तो वो देख लीजिए। हम डेटा में डायरेक्ट एक एग्जाम्पल से ही बता देते हैं, आपको ज़्यादा ईजी तरीके से निकल जाएगा। तो मान लीजिए इधर 10 एम्पियर का करंट जा रहा है और सबका रेजिस्टेंस डिफाइन है, तो या तो पहले वाले तरीके से बना सकते हो कि इसमें कितना करंट जाएगा, तो 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 R इक्विवेलेंट इंटू 10, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर हम डायरेक्ट ऐसे सोचें कि हमको I1 इज टू I2 इज टू I3 करना है, तो I1 इज टू I2 इज टू I3 हम, क्योंकि I1 I2 I3 का वैल्यू हमको निकालना है, तो I1 इज टू I2 इज टू I3 कर दिए। और ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 1/R के, तो 1/R1 इज टू 1/R2 इज टू 1/R3 हो गया। अब R1 R2 R3 का हमको वैल्यू पता है, तो R1 R2 R3 का हमने यहाँ पे क्या किया, वैल्यू डाल दिया, तो 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकाल देंगे, तीनों का, तो तीनों का एलसीएम निकालिए तो 2, 3, 5 का एलसीएम कितना हो गया, 30। अब 30 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक प्रोपोर्शन में आ जाएगा। अब प्रोपोर्शन का मैथ्स में हमको ऑलरेडी पता होता है, तो जब 30 से डिफाइन करेंगे तो ये क्या होगा, एक प्रोपोर्शन में आ जाएंगे, क्योंकि अभी भी ये प्रोपोर्शन में है लेकिन इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। तो 30 से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। अब ये प्रोपोर्शन क्या कर रहा है कि I1 जो करंट होगा वो 15 यूनिट का करंट होगा आउट ऑफ टोटल करंट। तो आउट ऑफ टोटल करंट कितना हो गया, तो 15 प्लस 10 प्लस 6, तो कितना हो गया, तो 25 प्लस 6 31। तो 31 करंट में जो I1 करंट का जो पार्ट है वो 15 पार्ट है, तो टोटल 15 पार्ट डिवाइडेड बाई 31 पार्ट इनटू टोटल करंट, तो मेरा क्या हो जाएगा, I1 का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग ऐसे ही निकालेंगे। तो देखो I1 का कितना पार्ट था, तो 15 पार्ट था, टोटल कितना करंट गया, तो 31 करंट पार्ट में, और टोटल करंट कितना है, तो I है, तो बस वही निकल गया, तो 15/31 इंटू 10, तो ये मेरा आंसर I1 का निकल गया। I2 का निकालना होगा तो कितना होगा, तो वैसे ही क्या होगा, 10, तो 10 क्योंकि I2 10 है, डिवाइडेड बाई 31 किसमें, 10 कितना, 10 पार्ट कितना है, टोटल 31 पार्ट में, तो 10 पार्ट बाई 31 पार्ट इंटू टोटल करंट, ये आपको निकल गया। अब
3 है, R3 में कितना है तो I3, तो 6, ये टोटल 6 पार्ट है, कितने पार्ट का, तो टोटल 31 पार्ट का, और टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है 10, तो 6/31 × 10। तो ऐसे करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से करंट निकाल सकते हैं, और तीनों को जोड़ देंगे तो मेरा टोटल करंट आ जाएगा जो कि गिवन है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो हम लोग इस वाले मेथड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो कि I1 = कितना आ गया 1/R1, तो 1/2 डिवाइडेड बाई 1 मतलब R इक्विवेलेंट 1/2 + 1/3 + 1/5 इंटू टोटल करंट, ये आएगा उतना ही। ठीक है, तो करके देख लो। 235 का LCM कितना हो जाएगा, वहीं 30 हो, 235 है ना, हाँ 30 हो जाएगा। फिर वैसे ही करके ये क्या होगा, हम कर ही देते थे 1/2 डिवाइडेड बाई 30 LCM हो गया, तो ये 15 हो गया, ये हो गया 10 और ये हो गया 6, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 10 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, तो 30 जाएगा ऊपर, तो 1/2 इंटू 31 इंटू 30 जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10, तो 115 इंटू 10 150/31, यानी I1 कितना हो गया 150/31। तो ये देखिए 150/31 I1 आया था। तो किसी भी तरीक़ा से आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो ये मेरा हो गया करंट डिवीजन रूल। आई होप ये आपको क्लियर हुआ है। चलिए, अगर 2 रेजिस्टेंस होगा तो हम लोग कैसे काम करेंगे। अभी हमने 3 रेजिस्टेंसेस के लिए काम करना है, तो हम R इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 + 1/R2। ठीक है, करंट इसमें I1 जाएगा, इसमें I2 करंट जाएगा। ठीक है, हाँ, तो R इक्विवेलेंट निकालें, 1/R इक्विवेलेंट निकालें तो 1/R1 + 1/R2, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो R1 R2/R1 + R2। जनरली ये हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसके लिए 2 रेजिस्टेंस वाला हमको फॉर्मूला दिमाग में रहना चाहिए। इसमें I1 करंट जाएगा, इसमें I2 करंट, तो वैसे ही निकाल सकते हो। I1 I2 कैसे निकाल सकते हो, या तो प्रोपोर्शन में भी करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो बस यही है कि इसमें देखना 1/R1 और 1/R इक्विवेलेंट करोगे तो ये सच के ऐसे आ जाता है। यानी अगर 2 रेजिस्टेंस होगा ना, तो करंट जो इसमें हो जाएगा, अगर हमको इसमें करंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, R1 रजिस्टर में जिस भी रेजिस्टेंस में करंट अगर निकालना होता है तो हम दूसरे वाले रेजिस्टेंस को ले लेते हैं, यानी R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2 इंटू टोटल करंट। अगर इसमें करंट निकालना होगा तो R1 ले लेंगे डिवाइडेड बाई R1 + R2 इंटू टोटल करंट। तो आई होप ये आपको क्लियर है। ओके, चलिए, तो इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए, मान लीजिए एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है कि आपको निकालना है R इक्विवेलेंट किसके अबाउट, तो R B के अबाउट, देन R A F के अबाउट, देन R A E के अबाउट, देन R B F के अबाउट। इस 4 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो आप थोड़ी देर के लिए सोचिए। देखिए, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको काम क्या करना होता है, कोई भी सर्किट दिया हुआ है, अगर आपको कोई भी 2 टर्मिनल या 2 पॉइंट, ये जो एंड या पॉइंट जो होता है ना, उसको टर्मिनल बोलते हैं या नोड भी बोलते हैं। किसी भी 2 नोड या 2 पॉइंट के या 2 टर्मिनल के अबाउट अगर रेजिस्टेंस निकालना है इक्विवेलेंट, तो आपको क्या करना होता है, सिंपली उसको एक बैटरी से जोड़ना होता है। ठीक है, अपने मन में, हम यहाँ पे करके मैं बता दूंगा, लेकिन आपको अपने मन में जोड़ना होता है। जैसे मान लो कि RAB में निकालना है हमको, तो RAB में क्या करना है कि A और B के बीच में क्या करना है, हमको एक पोटेंशियल डाल देना है, मतलब एक बैटरी डाल देना। अब प्लस माइनस किसको भी ले सकते हो, हमने यहाँ पे प्लस इसको लिया, माइनस ले लिया। अब बताओ कि करंट इसमें जाएगा तो करंट ऐसे जाएगा, क्या करंट ऐसे जाएगा, क्या करंट ऐसे जाएगा, तो करंट इधर ओपन है तो इधर नहीं जा सकता है, तो करंट किधर जाएगा, इधर आएगा। तो क्या करंट इधर आएगा तो इधर जा सकता है, तो इधर ओपन है तो इधर नहीं जाएगा, यानी करंट को सिर्फ इधर ही आना पड़ेगा। यानी ये क्या हो गया, क्लोज सर्किट हो गया। तो इस क्लोज सर्किट में ही क्या करेंगे, करंट घूमे, जिस भी सर्किट में करंट घूमेगा उसी का इक्विवेलेंट निकलता है। तो RAB है, मतलब A और B को अटैच कर देना है और इसी में रेजिस्टेंस निकालना है। तो अब बताइए, तो RAB अगर हम लिखेंगे तो 2 ओम में करंट गया, फिर 4 ओम में गया, तो जितना करंट 2 में गया उतना ही करंट 4 में गया। तो ये क्या हो गया, 2 जो हो जाएगा वो सीरीज हो जाएगा 4 से, और जितना 4 में गया उतना ही 6 से में गया, यानी ये भी सीरीज हो जाएगा 6 से। यानी अगर इसका आंसर निकालना होगा तो ये कितना होगा, 2 + 4 + 6 = 12 ओम। यानी RAB कितना हो गया, तो 12 ओम हो गया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है RAF। तो RAF कौन सा है भाई, तो ढूंढना पड़ेगा। चलिए, तो AF, तो A से निकालो और F से निकालो। तो A और F में क्या कर दिए हम, पोटेंशियल बैटरी फिर से जोड़ दिए। तो AF में बैटरी जोड़ने पे हमको क्या आ रहा है,
एक मिनट। तो अब यहाँ पे देखिए, तो करंट ये प्लस माइनस है, तो करंट यहाँ से स्टार्ट होगा, करंट इधर से गया तो इधर गया करंट। अब बताइए क्या सीई सेक्शन में जाएगा? नहीं जाएगा, यानी इधर ओपन है। क्या सीडी सेक्शन में जाएगा? जाएगा सीडी सेक्शन में। क्या डीबी सेक्शन में जा सकता है? नहीं जा सकता है, तो डीई सेक्शन में जाएगा, यानी ये मेरा क्लोज लूप बन गया ये वाला। तो अगर इसमें हम लोग काउंट करेंगे तो ये आर ए एफ जो है वो कितना हो जाएगा? तो पहले 2 में गया तो 2 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें करंट जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? तो 6 प्लस 5 11 ओम। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको हटा देता हूँ। अब मेरा नेक्स्ट के लिए आप बना सकते हैं। नेक्स्ट के लिए क्या था मेरा? नेक्स्ट के लिए था आर ए ई। तो ए ई को पकड़ो, ए ई ये है ए ई, तो यहाँ पे बैटरी जोड़ दो, करंट निकाल दो। अब किस में करंट जाएगा? ए से सी में जाएगा? जाएगा। सी से डी में जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि इधर ओपन है। सी से ई में जाएगा? जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? इसमें जाएगा। तो अब आर ए ई अगर करंट निकालेंगे तो ये कितना होगा? 2 जो है वो कितना से सीरीज में है? 3 से सीरीज में है। तो 2 प्लस 3 इक्वल टू कितना होगा? तो 5। आई होप ये समझ में आ गया। अब कौन सा बचा? तो बी एफ बचा था, आर बी एफ। तो आर बी एफ में कौन सा है? तो बी कहाँ है भाई? तो इधर है, तो इसको पहले मिटाना पड़ेगा हमको। आपको मिटाना नहीं है, आपको दिमाग में सोचना है बस, और कुछ नहीं। अब चलिए 20 आर बी एफ में, तो आर बी एफ कौन है? तो ये है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने क्या किया? बैटरी जोड़ दिया। तो करंट इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा, यानी इधर जाएगा, यानी 6 और 5 ही क्या होगा? सीरीज में होगा। तो 6 सीरीज विथ 5, तो ये कितना हो जाएगा? तो 11 ओम का। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। रेजिस्टेंस जब भी इक्विवेलेंट पूछता है तो हमको दिमाग में क्या रखना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन के लिए देखते हैं कि मान लो कि एक मिनट, मान लिया कि ये मेरा क्या है? चलिए एक सर्किट है मेरा, ये मेरा सर्किट है, और सर्किट में ईएमएफ दे रखा है 30 वोल्ट, ठीक है। मतलब वोल्टेज दे रखा है 30 वोल्ट, और यहाँ से करें, मतलब इस सर्किट में हमको क्या करना है? तो I1 में करंट निकालना है और I2 में करंट निकालना है। तो I1 और I2 में करंट, तो अब देखो कि I1 और I2 क्या है? सीरीज में है या पैरेलल में है? तो सबसे पहले तो आपको ढूंढना पड़ेगा। यानी देखो I जो करंट यहाँ से जा रहा है तो स्प्लिट कर रहा है। अब ये जब करंट स्प्लिट कर रहा है वो दोनों करंट आगे यहाँ पे क्या हो रहा है? मीट कर जा रहा है, ठीक है। यानी करंट जो यहाँ पे है वही करंट यहाँ पे, यानी ये दोनों नोड के भीतर जो भी मेरा क्या हो गया, जो भी मेरे रेजिस्टेंस आएंगे वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में क्या करना होता है? या तो सीरीज वाला ढूंढना होता है या फिर पैरेलल वाला ढूंढना होता है, ठीक है। और उसके बाद काम स्टार्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इसका काम करना पड़ेगा। इसका आर इक्विवेलेंट कितना है? तो बताओ 6 और 3 का आर इक्विवेलेंट कितना होगा? अगर 2 रेजिस्टेंस है तो 2 रेजिस्टेंस का आर इक्विवेलेंट कितना होता है? R1 R2 R1 प्लस R2। तो अगर हम यहाँ पे 3 और पैरेलल कर दे 6, तो इसका आंसर कितना आएगा? 3 × 6/3 + 6, तो कितना होगा? 18/9 यानी 2 ओम। ये 6 × 3 18 हो जाएगा, 3 + 6 9 हो जाएगा, तो ये 2 ओम हो गया। यानी ये दोनों का क्या हो गया? तो ये दोनों का काम हो गया 2, इस दोनों का के जगह पे 2 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। अब जो करंट इधर जाएगा वही करंट इसमें जाएगा। अगर इसको हम एक इक्विवेलेंट सर्किट बना दें तो इसको ऐसे कुछ बनाएंगे कि मान लिया ये ऐसे, और फिर ये दोनों के जगह पे हम ऐसे लिख दिए, तो ये मेरा हो गया 3 और ये मेरा हो गया 2। तो 3 2 हो गया। अब ये कितना हो गया? अब इसमें करंट, इसमें 30 वोल्ट हो गया, तो इसमें करंट कितना जाएगा? तो करंट जाएगा तो V/R, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया था? 3 + 2 5, यानी करंट जो आपका निकल के आएगा वो 30/5 निकल के आएगा। यानी ये आपका 6 एम्पियर का करंट क्या हो गया? इस सर्किट में हो गया, ठीक है। यानी यहाँ पे जो करंट का वैल्यू आया वो 6 एम्पियर का करंट आया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब करंट यही डिवाइड हो रहा है I1 और I2 में। तो इसका हमने तरीका ऑलरेडी बता दिया था, ना, ये इस वाले फॉर्मूला से ही आप लोग निकाल सकते हो। अब देखिए जिसमें भी करंट निकालना है ना, अगर 2 रजिस्टर है, 2 रेजिस्टेंस वाला सिस्टम है, तो जिसमें भी निकालना है तो अपोजिट वाले को ले लो, काम खत्म हो जाएगा। चलिए तो अगर मान लो कि इसमें निकालना है, यानी I2 अगर निकालना होगा तो इसका रेजिस्टेंस छोड़ के इसका लेंगे, यानी 3 डिवाइडेड बाई ये दोनों का सम, यानी 3 + 6 इंटू टोटल करंट कितना निकाला है हमने? 6। तो बस काम खत्म। तो ये कितना हो जाएगा? 3/9 × 6,
3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी 2 एम्पियर मेरा इस वाले रेजिस्टेंस में हो गया। तो जब 2 वाला हो गया इसमें, तो इसमें कितना होगा, 4 वाला हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि 6 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो ये आपको ये तरीका है, आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, वही हमने यहाँ पे बना रखा है ऑलरेडी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो देख लीजिए, आई इक्वल टू क्या होता है, तो वोल्टेज बाई आर इक्विवेलेंट होगा। तो सबसे पहले सबका आर इक्विवेलेंट निकाल लो। टोटल करंट निकल गया 6, आर इक्विवेलेंट 5 आएगा, तो आई करंट कितना होगा, 6 हो गया। अब उसके बाद क्या I1 निकालना है, तो I1 बस वही जो हमने फार्मूला अभी बताया वो ऐसे से डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग समझ रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे, लेकिन अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो रिडक्शन मेथड से बनाएंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं सक्सेसिव रिडक्शन मेथड क्या होता है। तो सक्सेसिव रिडक्शन मेथड के लिए हमको क्या करना होता है, सबसे पहले देखना होता है कि कौन से पॉइंट के बीच में हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है M और N के बीच में क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। यानी आपको क्या करना है कि अंदर सोचना है दिमाग के अंदर कि M से करंट, मतलब बैटरी लगा हुआ है, M और N के बीच में बैटरी लगा हुआ है, तो M से करंट इनपुट होगा और N से क्या होगा, आउटपुट होगा। तो मान लो कि करंट जब इनपुट होगा तो करंट के पास 2 रास्ता है, एक इधर रास्ता है, एक इधर रास्ता है। तो दोनों रास्ते में करंट जाएगा। अब बताओ जो करंट इधर होगा, मान लो कि I1 करंट अगर इधर जाएगा और इधर I2 करंट जाएगा, तो I1 प्लस I2 ही मिलकर 2 नेट करंट होगा। तो जो करंट इधर जाएगा वही करंट इधर जाएगा, वही करंट इधर जाएगा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है इधर। वही करंट इधर जाएगा, वही करंट इधर जाएगा, वही करंट इधर हो जाएगा। यानी अब बताओ कि ये सारा ऊपर वाला जो भी ब्रांचेज होता है वो एक दूसरे में क्या हो रहा है, सेमी करंट जा रहा है। यानी ये सारा ब्रांच क्या है, ये सारा ब्रांच सीरीज में है। तो जब सारा ब्रांच सीरीज में है तो इसको क्या, सीरीज में हम सिंपली क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो मेरा जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, तो एक मेरा ये पहले से रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसमें पहले दूसरा जा रहा था करंट। अब ये जो मेरा निकल के आया वो टोटल का सम आया। तो ये कितना आया, तो R प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, तो 5R है, तो ये हो जाएगा 5R। ये M हो गया मेरा, ये हो गया N और ये हो गया R। अब यहाँ से जो भी तुम करंट ले जाओगे तो ये करंट इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। अब देखिए ये M है और ये N है, तो Mn पोटेंशियल डिफरेंस पे ही 5 और R दोनों है, 5R और R। तो जो करंट I1 इधर जाएगा, I2 इधर जाएगा, तो यही करंट दोनों मिल के यहाँ होगा। दूसरे शब्द में हम ये भी देखते हैं पैरेलल ढूंढने का तरीका, कि जो जिस पॉइंट पे करंट स्प्लिट करता है और जो करंट स्प्लिट किया वही करंट जिस पॉइंट पे आके मीट कर जाता है ना, तो उस दोनों पॉइंट के बीच में जितने भी सेक्टर होते हैं वो सारे सेक्टर, यानी जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं वो सारे रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो पैरेलल में बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये क्योंकि 5R और R ये क्या है, पैरेलल में है, तो 5R पैरेलल विथ R हम लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा, तो 5R इंटू R डिवाइडेड बाई 5R प्लस R। तो ऊपर कितना होगा, 5R स्क्वायर बाई 6R। तो ये कितना होगा, 5R बाई 6। इसका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट निकल जाएगा। यानी जो RMN जो होगा आपका वो कितना आ जाएगा, तो 5R बाई 6, ये आपका आंसर हो गया। तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ये एक रिडक्शन मेथड से ही बनाते हैं। अभी एक और थोड़ा सा बड़ा सर्किट लेते हैं जिसमें हम लोग को पर्टिकुलरली पता चलेगा कि रिडक्शन मेथड को और कैसे इजीली, मतलब और कैसे बनाएंगे। जैसे मान लिया कि ये मेरा कोई क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, रिडक्शन मेथड का यूज़ करना है। ठीक है, तो रिडक्शन मेथड क्या होता है, रिड्यूस करता है सर्किट को। अब मान लो कि कोई भी करंट अगर इधर से हम लोग लेंगे I, तो कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। तो अब देखिए कि जो करंट इधर गया ना ये वाले सेक्टर में, वही करंट इस वाले सेक्टर में जाएगा। तो ये सेक्टर और ये सेक्टर क्या है, सीरीज में हो जाएंगे। यानी अगर डायरेक्ट रिड्यूस करना होगा तो हम ये दोनों को डायरेक्ट एक ही में लिख देंगे और बाकी जो भी सेक्टर होगा वह जस का तस रहेगा। इस वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे बना रहे हैं, ये देखो सबका नोड हमने देख लिया, इसका नोड M है और इसका नोड N है। ठीक है, इसका पॉइंट M और N है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, अब ये मेरा हो गया R प्लस R 2R हो गया। तो इसको छापेंगे तो ये मेरा होगा ऐसे, ये B पॉइंट हो गया। ठीक है, और ये M पॉइंट हो गया। तो M पॉइंट में ये क्या है, ये 2R हो गया, ये वाला 2R है। और ये इसका क्या लिखा है, R प्लस R 2R। तो यहाँ से एक ऐसे लग गया और ये हो गया 2R। बाकी जस का तस था, तो B से C था तो B से C एक बना दिया, ये C मेरा हो गया। और फिर M से C में था तो M से C में एक अटैच कर दिया। फिर से C से D में है तो C से D में एक ले लिया। और फिर से M से D में है तो M से D में ले लिया। और D से N है तो
तो डी से एन है तो डी एन से एन ले लिया, और एम से एन है तो एम से एन ले लिया, तो काम खत्म। तो मेरा एम और एन के अबाउट निकल गया। अब देखिए तो फिर वैसे ही अब क्या होगा, जो करंट, अब देखिए हर एक में अलग अलग करंट जाएगा, तो इसमें अलग करंट जाएगा, इसमें अलग करंट जाएगा, इसमें अलग करंट जाएगा, इसमें अलग करंट जाएगा, इसमें अलग करंट। लेकिन जो करंट यहाँ में और यहाँ स्प्लिट हुआ है, वो दोनों करंट कहाँ पे मीट कर जा रहा है, वो करंट यहाँ पे मीट कर रहा है। यानी एम और बी के बीच में जो भी रेजिस्टेंस होगा वो एक दूसरे के क्या होगा, पैरेलल होगा। यानी टूअर और टूअर क्या हो जाएगा, फिर से पैरेलल हो गया। तो इस केस के लिए अगर हम लोग बनाएं तो हियर 2R पैरेलल विथ 2R, तो 2R का कितना हो जाएगा, तो 2R इंटू 2R डिवाइडेड बाई 2R प्लस 2R, तो ये मेरा हो जाएगा 4R²/4, यानी ये बन जाएगा सिर्फ R। तो अब इस दोनों को हटाएंगे और क्या बना देंगे मेरा, तो ये वाला सर्किट बनेगा। अब ये दोनों की जगह पे हमको क्या रखना है, R रखना है, तो इसको हटाएंगे, M ये हो गया मेरा, और यहाँ पे हो गया खत्म। तो अब एम और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस निकला इक्विवेलेंट, ये एम और बी के बीच का था, वो आर हो गया, तो आर यहाँ पे डाल दिया, ये एम हो गया, ये मेरा बी हो गया। अब चलिए बी से सी में है तो बी से सी में डाल दिया, एम से सी में है ऑलरेडी तो एम से सी में भी एक लगा दिया, ये सी है। फिर सी से डी में है तो सी से डी में एक और डाल दिया, एम से डी में है तो एक और डाल दिया, और एम में भी है तो एन में एक और डाल दिया, और एम से एन में एक और डाल दिया, काम खत्म। ये मेरा 2R का हो गया, ये मेरा 2R का हो गया, और ये भी मेरा, ये मेरा R का हो गया, और ये मेरा कितना है, ये R है। अब देखिए एम और बी में एक रेजिस्टेंस हो गया R, और ये बी और सी में कितना रेजिस्टेंस था, वो भी R ही था, ठीक है। चलिए तो अब ये दोनों क्या हो जाएगा, एक दोनों सीरीज में हो जाएगा कि जो करंट इधर जाएगा वही करंट इसमें आएगा। तो अब ये दोनों का क्या करेंगे, काम कर देंगे। इसको मैं हटा देता हूँ। अब इस दोनों का काम करेंगे तो ये कितना होगा, तो R प्लस R 2R हो जाएगा। तो M और B, अब B खत्म हो गया नोड, अब C आ गया, तो R प्लस R को 2R लिखते हैं, तो ये M हो गया मेरा। अब मेरा ये C नोड आ गया। अब C और D में एक है तो एक लिख दिया, D बन गया, और D और N में है तो एक, सॉरी D और N में एक हो गया, और यहाँ पे M और N में हो गया, ठीक है, ओके। तो अब देखिए ये R है, ये R है। अब देखिए M और C में एक 2R है तो एक 2R लगा दिया, ये 2R हो गया, और ये आपका R प्लस R, ये भी 2R बन गया, ठीक है। और ये भी 2R है M और D में, M और D में 2R है तो ये भी 2R लगा दिया, और ये तो R ही है, ओके। तो अब देखिए अब ये दोनों क्या फिर से पैरेलल में हो गया, तो फिर से पैरेलल में आ गया, तो फिर से हम लोग काम कर लेंगे पैरेलल, तो इसका फिर से 1 ही आएगा। तो अब एम और सी के बीच में फिर से क्या आएगा, 1 आएगा। तो अब इसको अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो एम और सी, तो ये एम हो गया, और यहाँ पे हम सी कर देंगे, सी, इसको 1 बना दिए, और ये क्या सी और डी में है तो सी और डी में लिख दिया, ठीक है। तो ये सी हो गया, ये डी हो गया, और सी और डी हो गया। फिर डी और आर में है, डी और एम में है तो डी और एन में एक और है, एक और आर है, ये भी आर है। अब देखिए अब एम क्या है, 2R है, तो एम और डी में 2R जोड़ दिया, और यहाँ पे एम और एन में है R, तो ये 2R हो गया। अब बताइए ये 1R, यानी 1R और ये R, ये कितना हो गया, फिर से 2R बन गया। तो फिर से अगर इसको हम मिलाएंगे तो अब ये दोनों एक दूसरे के फिर से क्या हो गया, ये एक दूसरे के सीरीज में हो गया। तो जब सीरीज में हो गया तो अब फिर से हम काम करेंगे, तो एम और डी में काम बनेगा, तो एम और डी में काम बनेगा, एम और डी में काम बन गया। ये मेरा 2R हो गया, और एम और डी में फिर से 2R है ये, और डी और एन में हो गया R, ये एन हो गया, और एम और एन में हो गया, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखिए फिर से, अब इस इधर जो करंट जाएगा, इधर जो करंट जाएगा, ये दोनों करंट मिल रहा है यहाँ पे, यानी एम और डी एक दूसरे के पैरेलल में हो जाएगा, ये दोनों, तो ये दोनों का पैरेलल का R आएगा आंसर। तो ये मेरा काम ख़त्म हुआ, और फिर से एम और डी में R बना दिए, तो एम ये हो गया, ये डी हो गया, और ये बन गया R, और डी के बाद N है तो डी के बाद N है, और ये भी हो गया R, और क्या है, डी का काम ख़त्म हो गया, अब ये बचा सिर्फ R। तो अब ये मेरा M हो गया और N हो गया। अब देखिए ये दोनों, फिर ये क्या है, जो करंट इधर जाएगा वही करंट इधर जाएगा, तो R प्लस R कितना हो, 2R, और ये R हो गया। यानी ये मेरा जो हो गया वो ऐसा कुछ हो गया,
ये मेरा m और ये मेरा n और ये हो गया 2r और ये हो गया r। तो अब रेजिस्टेंस जो m और n का मिलेगा वो कितना होगा 2r इंटू r बाई 2r प्लस r, यानी आंसर कितना हो गया 2r बाई 3। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू।